लोग ने देखा था इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है। तो आज हम लोग उसका कुछ प्रिसाइज फॉर्म में और डिटेल्स में इंटीरियर को पढ़ेंगे। ओके। ओके। सो लेट्स स्टार्ट द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है। यस। सो कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थ का कंपोजिशन क्या है और ये अर्थ कंपोजिशन कहाँ से आया। ठीक है। अर्थ कंपोजिशन कहाँ से आया। तो हम लोग बोल सकते हैं मीटियोराइट्स। ठीक है। मीटियोराइट्स, इट इज बिलीव दैट द मीटियोराइट्स आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मटेरियल विद इन द सोलर नेबुला एंड दैट एस्टिमेट्स ऑफ द अर्थ कंपोजिशन कैन बी मेड फ्रॉम देम। हम लोग क्यों मेटियोराइट से अर्थ कंपोजिशन निकाले? बिकॉज मेटियोराइट्स एक ऐसा ये है कि अनडिफरेंशिएटेड है। ठीक है। वो डिफरेंशिएट नहीं होता, है ना। इसीलिए हम लोग उसका कंपोजिशन से अर्थ का कंपोजिशन को जान पाए। ठीक है। सो द प्रेजेंस ऑफ द मेटालिक एंड द सिलिकेट फेज इन मेटेओराइट इज टेकन टू इंडिकेट दैट द अर्थ कंसिस्ट ऑफ एन आयरन निकल कोर सराउंडेड बाय ए लो डेंसिटी सिलिकेट मेटल एंड द क्रस्ट। ठीक है। हम लोग सिंपली मेटेओराइट से अर्थ का कंपोजिशन को पता करते हैं। ठीक है। दैट्स द जियोकेमिस्ट्री स्टडी। बट यू जस्ट नो दैट कि सिर्फ मेटेओराइट्स एक ऐसा अनडिफरेंशिएटेड थिंग्स है। ठीक है। जिससे हम लोग कंपोजिशन ऑफ द अर्थ को पता करते हैं, है ना। सो इट इज एपरेंट दैट एट लीस्ट 90% ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, with the bulk of the remainder comprising calcium, aluminium, nickel, sodium, possibly sulfur। तो 90% जो अर्थ है वो किससे मेड है? आयरन से, सिलिकॉन से, मैग्नीशियम से, ऑक्सीजन से। कल मैंने एक चार्ट भी दिया था जिसमें सबसे ज्यादा क्या था? ऑक्सीजन था, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम। ठीक है। फिर आयरन, इस टाइप से। तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। ठीक है। सी दिस फिगर, दिख रहा है सबको? ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, दिस इज अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, है ना। और नीचे ओशनिक क्रस्ट। तो हम लोग दो भाग में बांटे थे, अपर कॉन्टिनेंटल एंड द लोअर कॉन्टिनेंटल। ठीक है। लोअर कॉन्टिनेंटल तुम्हारा क्या था? ओशनिक, ओशनिक था। ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ द लोअर कॉन्टिनेंटल प्लेट इज बेसोल्टिक and the composition of the upper continental crust is granitic। ठीक है। that called the Sial and Sima। ठीक है। silicon and aluminium, and the lower continent is called as silicon and magnesium, right। और ये दोनों को जो डिवाइड कर रहा था वो कौन सा डिसकंटिन्यूटी था? दिस वन, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। फिर उसके नीचे आओ 35 किलोमीटर में अपर मेंटल और कोर क्रस्ट को कौन सा डिसकंटिन्यूटी डिवाइड कर रहा था? मोरोवेसिक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। और रेपिटेटिव डिसकंटिन्यूटी, आप लोग एक पेपर ले लो। ठीक है। आप लोग एक पेपर ले लो साइड में और रफ लिखते चलो। ठीक है। एंड रेपिटेटिव डिसकंटिन्यूटी किसको कर रहा था? अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ठीक है। ट्रांजिशन जोन कहां से कहां बन रहा था? 410 किलोमीटर टू 660 किलोमीटर। ठीक है। 660 किलोमीटर इज अ ट्रांजिशन जोन। अभी मैं लिख के बताऊंगा, ये थोड़ा यहाँ पे 720 किलोमीटर थोड़ा नीचे लिख दिया है, बट देयर इज अ 660 किलोमीटर, 410 टू 660 किलोमीटर। ठीक है। 4-5 किलोमीटर इधर उधर वेरिएबल होता है। सो इसमें कोई ये नहीं है, बट ट्रांजिशन जोन इट्स अ 410 टू 660 किलोमीटर, जहाँ पे साइस्मिक वेव क्या हो रहा था? अचानक से इंक्रीज हो रहा था, राइट। तो रैपिडिटी डिसकंटिन्यूटी किसको डिवाइड करता है? लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल। ठीक है। मोर डिसकंटिन्यूटी किसको करता है? क्रस्ट एंड मेंटल को। ठीक है। और कॉनराड डिसकंटिन्यूटी किसको करता है? अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट is also called the Sial, silicon and aluminum, and lower continental also called the Sima, silicon and magnesium। ठीक है। That's why the composition is variable, right। एंड दिस वन इज गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसको डिवाइड करता है? आउटर कोर, है ना, और लोअर मेंटल को। रिमेंबर दैट, रिटन, राइट दिस। गुटेनबर्ग विच आर डिसकंटिन्यूटी किसको डिवाइड करता है? आउटर कोर और लोअर मेंटल को। ठीक है। और आउटर कोर और इनर कोर को कौन सा डिसकंटिन्यूटी डिवाइड करता है? 5156 किलोमीटर, दैट्स अ लेहमन डिसकंटिन्यूटी।
ठीक है, और ये 6371 लास्ट, ठीक है, रेडियस। ओके, सो लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द whole crust and upper part of the mantle is called a lithosphere, ठीक है, and asthenosphere is 120 to 300 किलोमीटर, है ना, उसके नीचे, जस्ट लिथोस्फेयर के नीचे एस्थेनोस्फेयर, देखो ट्रांजिशन जोन तक, और उसके नीचे फिर लोअर मेंटल तक मिजोस्फेयर, और पूरा कोर तुम्हारा बैरिस्फेयर बोलते हैं उसे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन लिथोस्फेयर से ज्यादातर आता है कि लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द पूरा क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मेंटल। कभी कभी कंफ्यूजन में अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल लिखा रहेगा, ठीक है, तो वो ज्यादा सटीक सही है, बिकॉज आप देख रहे होंगे अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, ठीक है। और मोर डिसकंटिन्यूटी 30 to 35 किलोमीटर तक रहता है। और व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द ओशनिक क्रस्ट, दैट्स अ 5 to 10 किलोमीटर। ओके, एनी प्रॉब्लम? यस, स्टार्ट व्हाट? सर ये आप सिर्फ डेमो के लिए पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, डेमो के लिए क्यों मैं पढ़ाऊंगा, मैं कोर्स स्टार्ट किया हूँ। मैं कोर्स स्टार्ट हो गया है, मेन कोर्स में भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यू जस्ट अंडरस्टैंड। ओके, ये मेन कोर्स स्टार्ट हो गया है ना। सो अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर, और ये भी मैं और इसको प्रिसाइज फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। तो अर्थ को हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं, ठीक है, दो बेसिस पे बांटे हैं। राइट डाउन, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन, और एक है मैकेनिकल लेयर में बांटे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन में हम लोग तीन भाग में उसको बांटे, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन क्रस्ट को हम लोग तीन भाग में बांटे हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, बस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन क्रस्ट को सिर्फ तीन भाग में बांटे हैं, दैट्स अ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, राइट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिकल लेयर में आप लोग लिखिए, उसको हम लोग चार भाग में बांटे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिकल लेयर, सी दिस फोर डिवीजन, फर्स्ट में लिखिए लिथोस्फेयर, सेकेंड में एस्थेनोस्फेयर, लोअर मेंटल, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है, ये सब हम लोग बांटे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी, और यू कैन से दैट द रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम लोग दो प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, राइट। पहले हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन। थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन में आउटर कोर इनर कोर को बांटना चाहिए था, लेकिन ये फैक्ट है कि क्रस्ट, मेंटल, कोर जो आता है वो ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन लेयर्स पे बांटे हैं, ठीक है। सो रिमेंबर दैट, ठीक है। सो यस, यहाँ पे आप लोग इस टेबल में देखिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, है ना। सियाल, सी दिस थिकनेस, आप लोग बस रफ में इसको लिखते जाओ। थिकनेस इज 8 to 40 किलोमीटर, है ना। सियाल का थिकनेस कितना होता है? 8 to 40 किलोमीटर, दैट्स मेड अप ऑफ द सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, एंड द डेंसिटी इज 2.8 ग्राम, टेम्परेचर इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर, मतलब जियोथर्मल ग्रेडियंट कल बताया था, ठीक है। तो हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, आप जैसे ही अंदर जाओगे, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस हर 32 मीटर पे बढ़ेगा, ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ जियोथर्मल ग्रेडियंट, है ना। और सॉलिड ऑफ मैटर कैसा रहेगा सियाल का? सॉलिड, ठीक है। वो उसका कंपोजिशन क्या होगा? रॉक नेम और कंपोजिशन बताया, दैट्स अ ग्रेनाइट, granite it means a more silica, magnesium and the aluminum silicate, ठीक है। this is the composition, or you easily say that सियाल, silicon and aluminum only, ठीक है, इसलिए इसको सियाल और सीमा बोलते हैं, ठीक है। ये कंपोजिशन के बेसिस पे इसका नाम दिया गया। नेक्स्ट है सीमा में 16 किलोमीटर, ठीक है, दैट्स अ ओशनिक क्रस्ट, है ना, 16 किलोमीटर। एंड व्हाट इज द एवरेज
थिकनेस ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज 6 to 7 किलोमीटर, है ना, 5 to 10 किलोमीटर होता है, लेकिन अगर एवरेज पूछे तो 6 to 7 किलोमीटर। ओके, एंड व्हाट इज द डेंसिटी? 2.9 ग्राम पर सीसी, और इसका भी वही है जियोथर्मल ग्रेडियंट, दैट्स आल्सो अ सॉलिड एंड द कंपोजिशन इज अ बेसॉल्ट। बेसॉल्ट इट मीन्स अ लेस सिलिका एंड मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट। ओके, अब आ जाइए मेंटल में। ठीक है, मेंटल इट मीन्स अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, और अपर मेंटल और लोअर मेंटल को कौन सा डिसकंटिन्यूटी डिवाइड कर रहा था? प्लीज प्लीज राइट डाउन ऑन इन चैट बॉक्स, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी था? कमेंट। आई विल प्रोवाइड द नोट्स। नो सुल्तान, you are wrong. Mohovisic discontinuity that's divide only the mental and the crust. मैं पूछ रहा हूँ लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी था? लोअर मेंटल, वेरी गुड। रेपिडिटी डिसकंटिन्यूटी, वेरी गुड। सुल्तान आजम एंड चेतना साहू, वेरी गुड। ठीक है, यस, रैपिडिटी डिसकंटिन्यूटी था। ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी तो क्रस्ट, सिंपली क्रस्ट और मेंटल को जो डिवाइड करता है ना, दैट्स कॉल्ड अ मोहो डिसकंटिन्यूटी, एंड द डेप्थ इज 30 to 35 किलोमीटर। ओके, सो अबाउट 100 किलोमीटर अपर मेंटल, एंड द डेंसिटी इज 3 to 11 ग्राम, है ना, एंड सी दिस टेम्परेचर इज 2200 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 2200 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है ना, पूरा मेंटल का, पूरे मेंटल का अप्रोक्सीमेटली 2200 डिग्री सेल्सियस है। दैट्स अ सॉलिड एंड ऑल्सो अ सॉलिड, बट दिस इज अ सेमी सॉलिड। ठीक है, क्योंकि मोल्टेन मटेरियल यहीं पे होता है। और व्हाट इज द कंपोजिशन? आयरन एंड मैग्नीशियम रिच सिलिकेट। मैं कल बताया था कि जैसे आप लोग नीचे जाओगे, है ना, तो वहां पे डार्कर एलिमेंट्स होते हैं, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द मेंटल? दैट्स अ पेरिडोटाइट, है ना। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द मेंटल? राइट डाउन, पेरिडोटाइट। और मैं कल ये भी बताया था कि पेरिडोटाइट इज नॉट अ रॉक, अगर आ गया आपको ऑप्शन में तो पेरिडोटाइट ठीक है, लेकिन इज नॉट अ रॉक। पेरिडोटाइट इज अ कंपोजिशन ऑफ द मेंटल, है ना, वो आपका ओलिवीन, पायरोक्सिन, एम्फीबोल से मिलके बना होता है। ओके, नेक्स्ट इज कोर। कोर भी दो भाग में हम लोग डिवाइड किए थे इसको, आउटर कोर और इनर कोर। नाउ यू से दैट which discontinuity is divided the lower mantle and the outer core? जल्दी से जल्दी आंसर दो। which discontinuity is divided the lower mantle and outer core? ये सब बहुत भूलने वाला चीज है, इसीलिए आप लोग अभी कमेंट करोगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे। वॉइस ब्रेकिंग, व्हाई? वॉइस इज क्लियर ना? यस, वेरी गुड। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आउटर कोर और लोअर मेंटल के जो बीच में डिसकंटिन्यूटी है, दैट्स अ गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, एंड द आउटर कोर इज लिक्विड एंड द इनर कोर इज सॉलिड। ओके, सो अबाउट 2150 किलोमीटर, दिस इज द डेप्थ, है ना, आउटर कोर का, और इनर कोर का 1255 किलोमीटर थिकनेस, है ना, दिस इज अ थिकनेस नॉट अ डेप्थ। और डेंसिटी से कितना है? 11 से 10 से 11 ग्राम। तो आप देख रहे होगे जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, 5000 डिग्री सेल्सियस कोर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आउटर कोर इज अ लिक्विड एंड द इनर कोर इज अ सॉलिड। ठीक है, एंड मोस्टली आयरन विद सम निकल, सल्फर एंड सिलिकॉन। ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है, यू कैन राइट ऑल्सो ऑक्सीजन। तो मोस्टली तुम्हारा आयरन होता है, इसको हम लोग नाइफ बोलते हैं। ठीक है, निकल काफी 5 से 10% ही तक होता है, बट मोस्टली 90% यू फाउंड इन द आयरन। ठीक है, Fe। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जनरेट होता है? विच इज द विच अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जनरेट होता है? कल बताया था।
आंसर इज responsible. Very good. Core, but which core? Outer core or inner core? That's the important. Outer core or inner core? No, wrong. Rishabh, outer core. ठीक है, outer core is responsible to generate the magnetic field, remember that. ठीक है, outer core is the right answer, है ना. outer core is a liquid. ठीक है. एंड अच्छा, एज मैंने कल कुछ वेव्स के बारे में बताया था, सिस्मोलॉजी, पी वेव्स एंड एस वेव्स. ठीक है, तो एस वेव्स क्या पेनिट्रेट करेगा क्या आउटर कोर में, लिक्विड में? एस वेव्स पेनिट्रेट करेगा? वेरी गुड, नो. ठीक है. एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई इनर कोर इज सॉलिड? व्हाई इनर कोर इज सॉलिड? एनीबॉडी? व्हाट इज द रीजन? इंटेंस प्रेशर, वेरी गुड. ठीक है, काफी ज्यादा प्रेशर होता है. ठीक है, दैट्स व्हाई द इनर कोर इज सॉलिड. ओके. तो मैं आपको कुछ वेव्स के बारे में थोड़ा सा और ये कर देता हूँ कि समझ में आ रहा है. तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. यस. वेट. ब्लैक, ठीक है. यस. पी वेव्स, मैंने दो टाइप्स का वेव बताया था. ठीक है, फर्स्ट वन इज बॉडी वेव्स. ठीक है, राइट डाउन. बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव. ठीक है, ये मैं और फिर से पढ़ाऊंगा इसको सिस्मोलॉजी में. ठीक है, अर्थक्वेक में. बॉडी वेव्स अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, दिस इज अ पी वेव. दिख रहा है सबको? प्लीज डोंट, राइटिंग पे मत ध्यान देना. एस वेव. ओके. सरफेस वेव को फिर से हम लोग दो भाग में बांटे थे. दैट इज द रैले वेव. ठीक है, स्पेलिंग इज दिस रैले वेव, है ना. और दिस इज लव वेव, और एल वेव भी बोलते हैं और आर वेव भी बोलते हैं. ओके. ठीक है, तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ वेव्स, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव. बॉडी वेव्स अर्थ के इंटीरियर में मूव करता है, और सरफेस वेव नाम से पता चल रहा है कि ये क्रस्ट के ऊपर मूव करता है. ओके. सो पी वेव, मैं क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें शैडो जोन पढ़ाऊंगा, जो कि इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पी वेव कहाँ आएगा और एस वेव कहाँ पे आएगा, तो समटाइम क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. सो पी वेव इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना. पी वेव इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव. और एस वेव को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव. ठीक है. नाउ, तो पी वेव इज सिमिलर टू साउंड वेव्स. ठीक है, इट्स सिमिलर टू साउंड वेव्स. सिमिलर टू साउंड वेव्स. ठीक है. एंड पी वेव इज द ट्रेवल्स विद द फास्टेस्ट वेलोसिटी. प्राइमरी वेव, रिमेंबर दैट, कि जो प्राइमरी वेव है, जो पी वेव है, इट्स ऑलवेज ट्रेवल विद द फास्टेस्ट वेलोसिटी. सबसे इन चारों वेव में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन सा होगा? पी वेव्स होगा. ठीक है, इससे याद रखना, दिस इज द फास्टेस्ट वेव, है ना. फास्टेस्ट वेव. ठीक है. दिस ट्रेवल कैन बोथ द सॉलिड मीडियम, सॉलिड एंड लिक्विड, एज वेल एज लिक्विड. ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम. और एपीसेंटर, सबसे पहला पहुंचने वाला, पी वेव होता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ प्राइमरी वेव. ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड अ सेकेंडरी वेव और ट्रांसवर्स वेव, है ना. दिस इज अ कैन ट्रैवल ओनली सॉलिड मीडियम, कैन ट्रैवल ओनली द सॉलिड मीडियम, इसीलिए ये आउटर कोर में पेनिट्रेट नहीं करता है. ठीक है. एंड द रैले वेव,
ये दोनों वेव को छोड़ दो, ये सरफेस वेव को अभी रहने दो, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ रहे हैं, तो ओनली यू जस्ट रीड दैट द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वेव, ठीक है। रैले वेव एंड लव वेव, हु इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज्यादा जो बिल्डिंग डैमेज होता है, रेल ब्रिज डैमेज होता है अर्थक्वेक आने से, वो कौन से वेव से होता है? पी वेव से, एस वेव, रैले वेव या लव वेव्स? एनीबडी? किससे होता है? द राइट आंसर इज लव वेव, ठीक है। रिमेंबर दैट लव वेव इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव, ओके। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पी वेव का थोड़ा प्रॉपर्टी जान लेते हैं, है ना, कि आपको ये ना हो, दिक्कत ना हो। यस। सो पी वेव इज द फास्टेस्ट वेव, है ना, एंड एस वेव इज द सेकेंडरी वेव। पी वेव पहले पहुंचेगा, उसके बाद एस वेव पहुंचेगा, ठीक है। फोकस इपीसेंटर तो पता ही है क्या होता है, जस्ट परपेंडिकुलर टू द फोकस। ये मैं आपको अर्थक्वेक में पढ़ाऊंगा, ओके। यस। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, राइट। यस। देन पी वेव्स, राइट डाउन अबाउट पी वेव्स, ठीक है। पी वेव बताया प्राइमरी वेव है ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है पी वेव का, राइट डाउन। वेलोसिटी ऑफ पी वेव इज रूट अंडर 4/3 म्यू प्लस के डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ओके। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पी वेव्स, ठीक है, वेयर mu is equal to rigidity modulus, mu is equal to rigidity modulus, k is the bulk modulus, k is the bulk modulus, okay, and this is rho is a good density. Any problem? 4/3 mu plus k up divided by density, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पी वेव्स। तो आपको फॉर्मूला में आप देखिए, Vp is equal to रूट अंडर 4/3 म्यू प्लस के अपॉन डेंसिटी। म्यू इज अ रिजिडिटी मॉडुलस, के इज अ बल्क मॉडुलस, है ना, एंड दिस इज अ डेंसिटी, रो इज अ डेंसिटी। अब देखो, with increase in density of the medium, rigidity mu and k is also increases with a greater rate with respect to density of the medium, ठीक है। therefore with increase in density the seismic wave is also the increases, ठीक है। that's why the seismic wave is increases with increase in density। अगर हम density को बढ़ाएंगे, ठीक है, of the medium of the rigidity mu and k, this one, ठीक है, mu and k increases with a greater rate with respect to the density, ठीक है, ऑफ द मीडियम। देयरफॉर विथ इंक्रीज इन डेंसिटी, हम लोग जैसे ही डेंसिटी बढ़ाएंगे द साइस्मिक वेव इज ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द फॉर्मूला, रिजिडिटी मॉडुलस, राइट। नाउ एस वेव, सॉरी, नाउ एस वेव,
ठीक है, दिस इज अ एस वेव. एस वेव, एस वेव व्हाट इज अ लिक्विड हैव नो रिजिडिटी. ठीक है, इसमें रिजिडिटी नहीं होती है. मैंने कल ही बताया था कि क्रस्ट इज अ हाईली रिजिडिटी. ठीक है, एस वेव में रिजिडिटी नहीं होता है. सो एस वेव इज अ जीरो लिक्विड. एस वेव इज जीरो कब इज लिक्विड. ओके, कैन ट्रेवल ओनली सॉलिड मीडियम. कैन ट्रेवल ओनली सॉलिड मीडियम. ठीक है, इन लिक्विड मीडियम, राइट डाउन, in liquid medium their velocity is, their velocity is how much, 100. In liquid medium their velocity is also 0. ठीक है, so the formula is velocity of s wave is equal to mu upon only density. ठीक है, so mu is a rigidity modulus. Mu is a rigidity modulus and rho is your density. So always remember that these two formula. The primary wave Vp is equal to 4 by 3 mu plus k root under divided by density, and S wave का formula ये है. ठीक है, root under mu upon density. Mu is your rigidity modulus. ठीक है, now you can compare that. यहाँ पे आप लोग कंपेयर कीजिए P wave और S wave में. ठीक है, मैं ये थोड़ा सा बस इंट्रो दे रहा हूँ मैं, बाकी अर्थक्वेक में तो डिटेल में बताऊंगा. एपिसेंटर, हाइपोसेंटर, आइसोसिस्मल लाइन. ठीक है, ये मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी, ये सब अलग अलग वर्ड्स है जो अर्थक्वेक में मैं डिटेल्स में बताऊंगा. ये मैं शैडो जोन पढ़ाऊंगा इसलिए आपको थोड़ा सा ये वेव्स का आइडिया दे रहा हूँ. ओके, सो इन सॉलिड मीडियम, सॉरी, yes, this is a solid medium, solid medium, and here is your liquid medium. ठीक है, सॉलिड मीडियम एंड द लिक्विड मीडियम. अब बताइए पी वेव, पी वेव का जो बल्क मॉडुलस है, क्या वो जीरो होगा सॉलिड मीडियम में? नो, क्योंकि पेनिट्रेट करता है सॉलिड मीडियम में. सो द बल्क मॉडुलस, के फॉर बल्क मॉडुलस, ठीक है, के बल्क इज नॉट इक्वल टू जीरो. बल्क मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू जीरो इन सॉलिड मीडियम्स. ठीक है, और म्यू भी क्या होगा, म्यू जीरो होगा? नहीं, पी वेव्स में दोनों पेनिट्रेट करता है. सो वीपी सॉलिड, वीपी सॉलिड इज नॉट इक्वल टू जीरो, और सेकेंडरी वेव में भी, एस वेव भी इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, इन सॉलिड मीडियम. ऊपर में मैं लिखा हूं दिस इज अ सॉलिड मीडियम, bulk modulus is not equal to zero and also the rigidity modulus is not equal to zero. ठीक है, सॉलिड में नहीं जीरो होगा और सॉलिड सेकेंडरी वेव भी जीरो नहीं होगा. ठीक है, बट इन लिक्विड मीडियम, लिक्विड मीडियम में तो k इज नॉट इक्वल टू जीरो बट म्यू इज इक्वल टू जीरो, है ना, इन एस वेव. सो वीपी सॉलिड, समझ में आ रहा है? Vp solid is not equal to zero. P for primary wave, but secondary wave or S wave, this is a liquid, is zero. ठीक है, so remember that Vp, this is solid, is greater than Vp liquid. ठीक है, जो प्राइमरी वेव सॉलिड में आएगा वो ग्रेटर होगा लिक्विड से. ठीक है, अंडरस्टैंड? ये समझ में आया किस सबको? यस, क्लियर लिखिए. क्लियर है ना ये?
रिजिडिटी इज इक्वल टू 0 इन द लिक्विड मीडियम, ठीक है। या आई एम ट्राइंग टू राइट क्लियर, ओके, या गुड। चलो आगे बढ़े। तो पहले हम लोग कंपोजिशन ऑफ द केमिकल कंपोजिशन लेयर ऑन द बेसिस ऑफ पे डिवाइड करते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर को, ठीक है। सो लिसन, क्रस्ट, so outermost layer of the geosphere, the crust is separated from the underlying mantle by the Mohr discontinuity, ये बताया, ठीक है। टू मेजर टाइप्स ऑफ टू मेजर टाइप्स होता है सियाल और सीमा। सियाल इज composed of the silicon and aluminum and it is the upper layer which forms discontinuous cover over the earth crust and it is entirely absent the ocean floor and it is called the continental crust। बताया कि सियाल जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वो सबसे ऊपर वाला भाग को हम लोग सियाल बोलते हैं, ठीक है ना। दैट इट इज द अपर लेयर विच फॉर्म अ डिसकंटिन्यूअस कवर ओवर द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। एंड सीमा वो ओशन क्रस्ट है ना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल है एंड सीमा इज अ ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। दैट्स कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, दिस इज द सेकंड लेयर बिलो सियाल which form the ocean base and it is also called the oceanic crust, okay। now ये टेबल देखिए, इसके प्रॉपर्टीज कुछ, कंपोजिशन, डार्क कलर्ड मैफिक इनरिच्ड इन एमजीओ एंड सी एफईओ एंड सीईओ, ठीक है, दिख रहा। दिस इज योर ओशनिक क्रस्ट एंड दिस इज योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। इन दोनों में इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक है, कंपोजिशन के बेसिस पे। तो डार्क कलर किसका होगा, ओशनिक क्रस्ट का, क्योंकि इसका कंपोजिशन क्या है, बेसोल्टिक है। एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द बेसोल्टिक, दिस इज द इनरिच्ड इन द मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, FeO एंड द कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। सो डार्क कलर्ड बोलने का मतलब समझ जाओ कि वो मैफिक मिनरल्स है। मैफिक इट मीन्स अ डार्क कलर एंड अल्ट्रा मैफिक उससे भी ज्यादा डार्क कलर, ठीक है, जो एकदम लोअर मेंटल आउटर कोर में रहता है, ठीक है। ओनली और फेल्सिक किसको बताया था कि लाइट कलर्ड मिनरल दैट्स कंटेन द मोर सिलिका, राइट। एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो कंपोजिशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, मेनी लाइटर कलर, दैट्स अ फेल्सिक रॉक, लुक दिस, लिखा हुआ है फेल्सिक रॉक, इनरिच्ड इन अ K2O, Na2O एंड SiO2, ठीक है। किससे रिच्ड है, पोटाशियम, सोडियम एंड सिलिकन से, ठीक है। सिलिका इसमें कितना होगा 50% एंड सिलिका इसमें कितना होगा 60%। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर आएंगे सिलिका बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें 50% सिलिका है और इसमें 60% सिलिका है। दैट द कंपोजिशन इज अ ग्रेनाइट टू ग्रेनोडायराइटिक, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज बेसोल्टिक and the composition of the continental crust is granodioritic, okay। now density, look this density, density is higher, ठीक है, in oceanic crust। oceanic crust की जो density होती है वो higher होती है, ठीक है, लेकिन thickness उसका thin होता है। remember that कि जो thickness होगा वो thinner than continental crust but the density is higher than the continental crust, ठीक है। सो डेंसिटी इज हायर एंड लेस बायंड, इसकी बायंसी कम होगी एंड एवरेज इज 2.9 टू 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस इज अ लोअर डेंसिटी मोर बायंड, ठीक है। ये तो आप फिजिक्स में जानते ही होंगे, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ज्यादा उसका बायंसी होता है, ठीक है। एंड द एवरेज इज 2.6 टू 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करते जाइए, है ना। यस, नेक्स्ट इज थिकनेस, थिकनेस इज थिनर, बताया अभी। द थिकनेस ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज थिन एंड एवरेज इज 5 to 7 किलोमीटर थिकनेस, बताया था। एंड अप टू 15 किलोमीटर अंडर आइलैंड, ठीक है, आइलैंड के अंदर 15 किलोमीटर तक होता है। जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तुम्हारा सिर्फ अगर क्रस्ट का बात करें तो वो 35 किलोमीटर तक होगा, लेकिन पूरा क्रस्ट का बात करें माउंटेन को लेके तो वो 80 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। यस, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, थिकर द एवरेज इज 30 किलोमीटर थिकनेस अप टू 80 किलोमीटर अंडर माउंटेन्स, ठीक है। ये मैं आइसोस्टेसी में बताऊंगा कि जितना हाइट ऊपर माउंटेन्स का होता है उतना नीचे भी होता है, ठीक है। एक आइसोस्टेसी आपका सिलेबस में भी है, ठीक है, तो उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा इसको। नाउ एलिवेशन, एलिवेशन इज अ लो सरफेस एलिवेशन मोस्टली सबमर्ज्ड बिलो द सी लेवल, दैट्स अ मिड ओशनिक रिज, है ना। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अ हायर सरफेस एलिवेशन
है ना, मोस्टली इमर्जेंट अबव सी लेवल, दैट्स अ माउंटेन, राइट। दैट्स वाई प्लेट टेक्टोनिक्स अगर थोड़ा मोड़ा भी पढ़ा, मैं पिछले वाले बैच में पढ़ाया था, तो सबडक्शन किस में हो रहा था, कौन सा प्लेट सबडक्ट कर रहा था, ऑलवेज सबडक्ट द डेंसर, ठीक है, डेंसर प्लेट, और डेंसिटी किसका ज्यादा है, ओशनिक का, ठीक है। तो ओशनिक प्लेट इज ऑलवेज सबडक्टेड, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेट और अगर ओशनिक प्लेट एक दूसरे से टकराता है तो नीचे जो सबडक्ट करेगा वो ओशनिक प्लेट होगा। दैट्स वाई द एज ऑफ द ओशनिक क्रस्ट, the oldest age of the oceanic crust is only 180 million years ago, but the age of the continental crust is 4.5 billion years ago, ठीक है, क्योंकि ये सबमर्ज, ये सबडक्ट नहीं करता है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑबडक्ट करता है, ऊपर जाता है, दैट्स फॉर्म द माउंटेन्स, ठीक है। इसलिए अभी भी नए नए जो अभी भी बहुत सारा ओशन जो है वो सबडक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इज जो पैसिफिक, वाई पैसिफिक, पैसिफिक आप लोग मैप देखे होंगे तो पैसिफिक के पास रिंग ऑफ फायर लिखा है, वाई, क्योंकि वो डिक्लाइनिंग स्टेज में है, वो पैसिफिक प्लेट सबडक्ट हो रहा है, ठीक है। दैट्स, वो एक दो दिन में नहीं, मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है, ठीक है। इसलिए जब कोई भी चीज टकराता है, सबडक्ट होता है, तो वहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का जोन बनता है, दैट्स कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर, ठीक है। वहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी, वहां पे अर्थक्वेक होगी, ठीक है। So yes, write the age up to 180 million years for in place, that's the 3.5% of the Earth history younger, ठीक है, and up to 4,000 million years 85 to 90% of the Earth history, ठीक है। तो हमेशा जो ओशनिक प्लेट है वो सबडक्ट होता है, ठीक है, फिर न्यू फॉर्मेशन होता है, फिर सबडक्ट होता है, फिर न्यू फॉर्मेशन होता है। एक विल्सन साइकिल है जो इसी के ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है। इसको मैं जब ये पढ़ा लूंगा इंटीरियर, तो उसको फिर मैं एक बार बता दूंगा जब प्लेट टेक्टोनिक्स में इसको बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से। तो यू जस्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, सो डिफरेंशिएट बिटवीन द ओशनिक क्रस्ट एंड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। Does any problem in this table? या फिर ऑल क्लियर? ओके, वेरी गुड। किसी को कोई प्रॉब्लम है आप अभी बिल्कुल पूछ सकते हो। सर माउंटेन थिकनेस वाला समझ में नहीं। या आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ, यू जस्ट, आप लोग पढ़िए, अभी पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, मैं भेज दूंगा, इसको ग्रुप में अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। माउंटेन थिकनेस मैं बताऊंगा अभी, अभी तो एक एक करके मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। माउंटेन का थिकनेस सिर्फ अगर माउंटेन जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वो 80 किलोमीटर तक थिकनेस होता है, क्योंकि उसका थिकनेस कहाँ से देखोगे, इसका माउंटेन का अप टू मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी तक रहता है माउंटेन्स, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ फिर से। नेक्स्ट है टेक्टोनिक एक्टिविटी। सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में बी एक्सटेंसिवली फोल्डेड एंड faulted and preserve the evidence of being subjected to multiple tectonic events. An oceanic crust, however, appears to much more stable and has suffered relatively little deformation except at the plate margin. ये obvious ही है कि जो ऊपर रहेगा वो ज़्यादा ज़्यादा एक्सटेंसिवली फोल्डेड एंड faulted होगा, ठीक है, इन comparison to oceanic crust, ठीक है। So which is the more stable? So oceanic crust is the more stable than the continental crust, ठीक है। Next is mantle. See this. This is a mantle. The mantle is thick, है ना, 2900 किलोमीटर तक क्या रहता है mantle, relative to the radius of the earth. Average radius of the earth is 6370 किलोमीटर और 6371 किलोमीटर, ठीक है, and constitutes the 83% of the earth's total volume. सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला मेंटल है, ठीक है, इसे याद रखिए। मेंटल सबसे ज्यादा वॉल्यूम कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। सो द मेंटल इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द क्रस्ट बाय बीइंग वेरी रिच इन एमजीओ, बताया 30 to 40%, and lesser extent in FeO. It contains an average approximately 40 to 45% silica, which means it has an ultra basic composition.
कोई दिक्कत इसमें? सॉरी। अल्ट्रा बेसिक इट मीन्स द डार्कर मिनरल्स ओनली। मैग्नीशियम 30 से 40% तक रहता है और आयरन 40 से 45, तो ये दोनों डार्कर है। दैट्स वाइज कॉल्ड अल्ट्रा बेसिक कंपोजिशन। बेसिक जस्ट उसका इंटरमीडिएट है ना, और फेल्सिक ऊपर वाला। तो ये सारे वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। इसमें कोई जियोलॉजी से है क्या? जो जियोलॉजी से है उनको थोड़ा क्लियर होगा ये सारे वर्ड्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अपर मेंटल। अपर मेंटल इज डेप्थ टू 400 किलोमीटर। द सिलिकेट मिनरल्स ओलिवीन एंड पायरोक्सिन आर डोमिनेंट। सो ये अपर मेंटल का जो कंपोजिशन है, जो रॉक है, वो कौन कौन सा होगा? ओलिवीन, पायरोक्सिन, ये ज्यादा डोमिनेंट है। ठीक है। स्पिनल, प्लेजियोक्लेस एंड गार्नेट आर लोकली कॉमन। ये उतना कॉमन नहीं है, लेकिन व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द अपर मेंटल? तो ओलिवीन एंड पायरोक्सिन। ठीक है। एंड दिस मिनरल कंबाइन टू प्रोड्यूस अ डार्क कलर्ड अल्ट्रामैफिक रॉक सच एज अ पेरिडोटाइट। यस, राइट। तो यही दोनों मिनरल जो है, ओलिवीन और पायरोक्सिन, वो पेरिडोटाइट बनाता है। सो द डोमिनेंट ग्रुप ऑफ रॉक इन द अपर मेंटल। सो अपर मेंटल में कौन सा रॉक मिलेगा आपको? पायरोक्सिन एंड ओलिवीन। और आप एक शब्द में बोल सकते हैं पेरिडोटाइट। ठीक है। सो द कंपोजिशन ऑफ द अपर मेंटल इज अ पेरिडोटाइट। ठीक है। So the discrete of the low velocity zone occurs within the upper mantle at the depth of 100 से 200 to 250 किलोमीटर below the surface। ठीक है। 100 से 250 किलोमीटर तक लो वेलोसिटी जोन, इट मींस द सिस्मिक वेव वहां पे क्या हो जाता है? लो हो जाता है। ठीक है। ये देखिए लो वेलोसिटी जोन, देखिए 100 यहाँ से इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। ये फिगर देखिए आप लोग ध्यान से, ये फिगर। फिर यहाँ से 100 से 250 किलोमीटर के बीच में देखिए ये डिक्रीज हुआ, यहाँ से मुड़ रहा है, यानी ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। सो 100 टू 250 किलोमीटर में ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। फिर यहाँ से इंक्रीज हुआ। एंड लिसन, 410 टू 660 किलोमीटर में बताया था ट्रांजिशन जोन। यहाँ पे देखिए अचानक से ये सिस्मिक वेव क्या होता है? ये इंक्रीज होता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। फिर ये यूनिफॉर्म इंक्रीज होते रहता है ना। और 2900 में ये आउटर कोर है, 2900 ने आउटर कोर। ठीक है। यहाँ पे सब कांस्टेंट, और एस वेव तो खत्म हो जाता है। ठीक है। तो अभी इतना ही याद रखिए कि लो वेलोसिटी जोन एल वी जेड वो कहाँ पे है? 100 से 250 किलोमीटर के बीच में। ठीक है। आप लोग इसको इस रेंज में याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि लो वेलोसिटी जोन कितने डेप्थ पे पाया जाएगा। ठीक है। एक अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन होता है, वो नीचे और नीचे आएगा। ठीक है। सिर्फ लो वेलोसिटी जोन पूछा तो 100 टू 250 किलोमीटर। ओके। The top of the low velocity zone marks the contact between the strong lithosphere and the weak asthenosphere। ठीक है। द टॉप ऑफ द लो वेलोसिटी जोन देखो 100 किलोमीटर में क्या हो रहा है? लिथोस्फेयर और एस्ट्रोनोस्फेयर का डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो 100 किलोमीटर तक तुम्हारा लिथोस्फेयर होता है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है। 100 किलोमीटर तक लिथोस्फेयर होता है, उसके नीचे तुम्हारा एस्ट्रोनोस्फेयर 660 किलोमीटर तक रहता है। ठीक है। दैट्स द अपर मेंटल, है ना। उसके नीचे फिर 2900 किलोमीटर तक मिजोस्फेयर, फिर बैरोस्फेयर। बैरोस्फेयर नहीं पूछता जनरली, मिजोस्फेयर तक आप लोग याद रखो। ओके। कोई क्वेश्चन है इसमें? बेसॉल्टिक मीनिंग, बेसॉल्ट, बेसॉल्ट इज अ रॉक। ठीक है। बेसॉल्ट इज अ वॉल्केनिक रॉक। ठीक है। दैट कंपोज्ड ऑफ द मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम, आयरन, ये सब से बने रहते हैं। आप मुंबई गए हो, मुंबई के जो बीच में जो ब्लैक कलर का जो रॉक कॉल्यूमनर स्ट्रक्चर का दिखता है, दैट्स अ बेसॉल्ट। ठीक है। दैट्स अ बेसॉल्ट। ओके, क्लियर? यस, अंडरस्टूड। सो बेसॉल्ट इज अ रॉक, है ना, इज अ डार्कर रॉक्स। ग्रेनाइट इज अ फेल्सिक रॉक। ठीक है। दैट कंपोज्ड ऑफ द मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, सिलिकॉन। ठीक है। मुंबई में आप जाओगे तो 20 आपको जितना भी किनारे ब्लैक कलर, डार्कर कलर से जो कॉलमनर स्ट्रक्चर का जो मिलता है, दैट्स अ बेसॉल्ट, वो पूरा बेसॉल्ट है। ठीक है। बेसॉल्ट इज द कंपोजिशन ऑफ द ओशनिक क्रस्ट, है ना। एंड अल्ट्रामैफिक दैट इज अ पेरिडोटाइट। ये समझ में आ गया? लो वेलोसिटी जोन कहाँ होता है? 100 से 250 किलोमीटर तक। ठीक है। आपको इस ग्राफ में दिख भी रहा होगा, दिस इज यहाँ पे ये कम हो रहा है।
100 टू 250 किलोमीटर तक, कर्सर को देखिए, 100 टू 250 किलोमीटर ये यहाँ पे लो हो रहा है। ठीक है, तो इसको कुछ कुछ वर्ड्स को पॉइंट लिखते जाइए। लो वेलोसिटी जोन इज 100 टू 250 किलोमीटर, है ना। लिथोस्फेयर इज अप टू 100 किलोमीटर। लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल एंड द होल क्रस्ट। ठीक है, एंड ट्रांजिशन जोन इज 410 टू 660 किलोमीटर, दैट अब्रप्ट चेंज इन द सिस्मिक वेव्स। ठीक है, उसके नीचे फिर लोअर मेंटल। Okay, yes, the enormously low p wave velocity of the lower velocity zone has been explained by the small amount of the partial melting, है ना। Below the base of the low velocity zone, 250 to 410 kilometer, seismic wave velocity increases, indicating that the material are more rigid solids. ठीक है, दिस मटेरियल आर स्टिल पार्ट ऑफ द रिलेटिवली वीक एस्थेनोस्फेयर विच एक्सटेंड टू द बेस ऑफ द ट्रांजिशन जोन, दैट्स द 660 किलोमीटर। सो ट्रांजिशन जोन इज 660 किलोमीटर तक उसका बेस है ना, 410 किलोमीटर। ये इंडिकेट करता है कि वो ज्यादा जो मटेरियल्स है वहां का, ट्रांजिशन मेटल का, इज मोर रिजिड सॉलिड्स। ओके, यस। नाउ नेक्स्ट इज अ ट्रांजिशन जोन. So the mineralogy and structure of the silicate change with the depth give rise to the transition zone between 410 to 660 किलोमीटर डेप्थ। ट्रांजिशन जोन कैसे पता चला? उसके मिनरोलॉजी से, उसके स्ट्रक्चर से, कि ये देखा गया कि अचानक से रॉक चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये 410 और 660 किलोमीटर के बीच के में बहुत सारे रॉक्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, उसके मिनरोलॉजी चेंज हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ ट्रांजिशन जोन विच सेपरेट्स द अपर एंड द लोअर मेंटल। ठीक है, ट्रांजिशन जोन सेपरेट करता है अपर और लोअर मेंटल को, राइट। तो द सडन जंप्स इन द साइस्मिक वेलोसिटी रिकॉर्ड द सडन इंक्रीज इन द रिजिडिटी, रिजिडिटी एंड इनकॉम्प्रेसिबिलिटी। इसका अपोजिशन फॉर्म है, अपोजिट इनकॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, सो द लैबोरेटरी स्टडी सजेस्ट दैट द मिनरल्स इन पेरिडोटाइट अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू न्यू मिनरल एट दिस डेप्थ। मैं क्या बताया कि अपर मेंटल का कंपोजिशन क्या था, पेरिडोटाइट। जैसे ही आप नीचे आ जाओगे ट्रांजिशन जोन में, उसका वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा? लुक दिस, ये वाले आप टेबल में देखो। ठीक है, 410 किलोमीटर से 660 किलोमीटर तक ट्रांजिशन जोन है, राइट। ठीक है, सो 410 किलोमीटर में प्रेशर कितना लग रहा है? 13 से 14 गीगा पास्कल, है ना। और ये किस में चेंज हो रहा है? ओलिविन, ओलिव याद आया, ओलिविन अपर मेंटल का था वो। ठीक है, पेरिडोटाइट का कंपोजिशन क्या था? ओलिविन एंड पैरोजिन, मोस्टली ओलिविन रहता है। ठीक है, सो ओलिविन चेंज किस में हो रहा है? स्पिनल में, है ना। इट ऑल्सो कॉल्ड वेडलेसाइट, MgFe का होल टू SiO4। ठीक है, आप कंपोजिशन मत याद करो, सिर्फ नाम याद करो। ओलिवीन चेंज हो रहा है किसमें? स्पिनल में। ठीक है, स्पिनल। सो ओलिवीन ऑलवेज कन्वर्ट इनटू स्पिनल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, इन 410 किलोमीटर ओलिवीन चेंज इनटू स्पिनल और वेडलेसाइट। कभी कभी कॉम्प्लिकेट करने के लिए आपको ये वेडलेसाइट दे देगा। ठीक है, उसके नीचे 520 किलोमीटर में आपका प्रेशर और बढ़ेगा 18 गीगा पास्कल, एंड द वेडले साइट इज चेंज इनटू गामा स्पिनल। दिस इज अ बीटा स्पिनल एंड दिस इज अ गामा स्पिनल, आल्सो कॉल्ड द रिंगोडाइट। ठीक है, इसको आप लोग लिख लो। एंड लास्ट इज 660 किलोमीटर, दैट प्रेशर इज हायर, 23 GPa, रिंगोडाइट चेंज इनटू द पेरोस्काइट एंड द मैग्नेटाइट। ठीक है, ये मिनरल का नाम है, जो कि बहुत कॉमन मिनरल है। ये ट्रांजिशन जोन का ये बहुत कॉमन मिनरल है और बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका इससे पूछता है। ठीक है, और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आपको ये तो पक्का याद होना चाहिए कि 410 किलोमीटर में ओलिवीन चेंज हो रहा है बीटा स्पिनल में, 520 किलोमीटर में वेटलेसाइट चेंज हो रहा है रिंगोडाइट में, और रिंगोडाइट चेंज हो रहा है पेरोस्काइट में। सो पेरोस्काइट इज अ डार्कर ज्यादा कौन सा होगा? वेडलेसाइट होगा कि पेरोस्काइट होगा? ऑब्वियस सी है, पेरोस्काइट होगा। ठीक है, क्योंकि ये डेप्थ पे भी मिल रहा है ज्यादा और ये अल्ट्रामैफिक भी है। ठीक है, इस टेबल में किसी को कोई पूछना है? दिस इज ऑल द नेम ऑफ द मिनरल्स, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत? डज एनी प्रॉब्लम? ट्रांजिशन जोन बिटवीन 410 टू 660 किलोमीटर।
एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? क्लियर है तो बताओ कि ओलिविन किस में चेंज होगा, 410 किलोमीटर में ओलिविन किस में चेंज होगा? ओलिविन चेंज इनटू वेडलेसाइट। हाउ वेडलेसाइट? इन 410 किलोमीटर में 410 किलोमीटर अपर ऑफ द ट्रांजिशन जोन ओलिविन किस में चेंज होता है? वेडलेसाइट में कैसे? हाँ, ठीक है, उसका प्रिसाइज फॉर्म बताओ। ओलिविन देखो ये कभी वेडलेसाइट रिंगवुडाइट उतना नहीं देता है, लेकिन रिमेंबर दैट द ओलिविन ऑलवेज चेंज इनटू द स्पिनल। ठीक है, वेडलेसाइट इज ऑल्सो गुड आंसर, ठीक है, बट जनरली आपका ऑप्शन में ना स्पिनल दिया रहेगा। ठीक है, तो इसको मत भूलना, है ना, स्पिनल को मत भूलना। ओलिविन ऑलवेज चेंज इनटू स्पिनल, ठीक है, और वेडलेसाइट गुड। एंड वेडलेसाइट चेंज इनटू 520 किलोमीटर में किससे चेंज होगा वेडलेसाइट चेंज इनटू? ओनली सुल्तान आजम गिव आंसर्स एंड और बाकी लोग? साउंड इज नॉट ऑडिबल फ्रॉम, the sound is clear ना? वेडलेसाइट चेंज इनटू रिंगोडाइट, ठीक है, और गामा स्पिनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसे याद कर लेना, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। ठीक है, बाकी मैं और आपको फिर और बताऊंगा नेक्स्ट डे में। उसकी साइस्मिक वेलोसिटी, क्रस्ट में उसकी डेंसिटी कितनी होती है, पी वेव कितना किलोमीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करता है, एस वेव कितना किलोमीटर से पर सेकेंड से ट्रैवल करता है, ठीक है, क्रस्ट में, मेंटल में, गुटेनबर्ग, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है, इसका भी वैल्यू है जो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, और मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर भी मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, आज का कोई क्वेश्चन है तो बताओ, आज समझ में आया सब? दिस एवरीथिंग इज क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो, या ओके, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अगर प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। हाँ यस, वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, विच इज द फास्टेस्ट वेव, बहुत सारा क्वेश्चन है वेव से रिलेटेड। ठीक है, वेव से रिलेटेड तुम्हारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी है, ठीक है, कि रिजिडिटी बढ़ रही है तो बल्क मॉडुलस क्या होगा, है ना, ये सारी चीज। मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। और मैं से डाउट है वेव्स में, हाँ क्या डाउट है पूछो, कौन सा वेव्स में डाउट है? अच्छा, वेव्स में डाउट, पी एंड एस, पी एंड एस बोथ आर बॉडी वेव्स ना। पी वेव्स इज अ प्राइमरी वेव दैट इज सिमिलर टू द साउंड वेव, ठीक है, सो p waves is the fastest velocity, can travel the both solid and the liquid medium, but s waves is only travel in solid medium, ठीक है, and p wave first reaches, ठीक है, पहला कौन पहुंचता है, p wave, और s wave उसके बाद पहुंचेगा। आप बस अभी इतना ही जानो, ठीक है, बाकी अर्थक्वेक में मैं वेव्स पे डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, p wave is also called a longitudinal wave and s wave is a transverse wave। सो डेंसिटीज इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप लोग नीचे जाओगे ना, डेंसिटीज इंक्रीजेस, वेव वेलोसिटीज ऑल्सो, अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो वेव वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि आप फॉर्मूला में देखो वीपी इक्वल टू 4/3 म्यू प्लस के अपॉन डेंसिटी, अपॉन डेंसिटी था, तो डेंसिटी बढ़ाओगे तो वेलोसिटी ऑफ प्राइमरी वेव्स क्या होगा, घटेगा। सर वेव्स आर ट्रैवल फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द, हाँ ये मैं बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा, वेव्स जो है, ठीक है, वो क्रस्ट, मेंटल, कोर तीनों में ट्रैवल करता है, ठीक है, और किस स्पीड से करता है वही तो मैं बता रहा हूँ, कि मैं शैडो जोन जब बताऊंगा ना तो उसमें आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, शैडो जोन क्यों क्रिएट होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिक्विड, ठीक है, तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा।
ट्रेवल्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द, सारे पार्ट में वेव्स ट्रेवल करता है, ठीक है। ओरिजिन, ओरिजिन व्हाट ओरिजिन, ओरिजिन आइदर नेचुरल और आइदर मैन मेड, ठीक है। जानने के लिए हम लोग मैन मेड साइस्मिक छोड़ते हैं उसमें, ठीक है। अर्थक्वेक जब आता है तो उसमें नेचुरल होता है, ठीक है। अर्थक्वेक, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द अर्थक्वेक, इट्स अ सडन वाइब्रेशन, ठीक है। सडन वाइब्रेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स ऑफ द टू रॉक्स, जैसे ही तुम दो को वाइब्रेट करोगे तो एक वेव जनरेट होता है, दैट वेव इज कॉल्ड अ साइस्मिक वेव, ठीक है। तो जब प्लेट टेक्टोनिक्स बताऊंगा तो जब दो प्लेट टकराते हैं ना तो उसमें भी साइस्मिक वेव जनरेट होता है, ठीक है। और किसी स्टडी करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियली मैन मेड सिस्मोलॉजिकल क्रिएट करते हैं, ठीक है, सिस्मोलॉजिकल वेव क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था ये चीज, आइदर वेव्स इज मैन मेड और आर्टिफिशियल। ओके देन, थैंक यू।